कहानी की शुरुआत में हमें जिनी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो चाइना के किसी छोटे शहर में अपने फादर ली के साथ रहती है। दरअसल जिनी की माँ काफी पहले ही मर चुकी थी और तब से उसके फादर ली ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। हर रोज की तरह आज भी जिनी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में इन दोनों बाप बेटी के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। जिनी अपने फादर से कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स के पास डॉग है तो उसे भी पालने के लिए एक डॉगी चाहिए। ली कहता है कि हम दोनों के लिए एक डॉगी को पालना इतना आसान काम नहीं है। उसको खाना खिलाना होगा, घुमाना होगा और किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन जिनी कहती है कि आप बस मुझे एक डॉगी लाकर दे दो, बाकी सब मैं कर लूंगी। ली उसे प्रॉमिस करता है कि अगर इस बार के एग्जाम्स में उसके अच्छे ग्रेड्स आए तो वो उसको एक डॉगी लाकर जरूर देंगे। फिर जिनी को ड्रॉप करने के बाद ली भी अपने काम पर निकल जाता है। फिर शाम के समय अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद जिनी अपने दोस्तों के साथ कुछ शॉपिंग और गेम्स खेलने के लिए निकल जाती है। इसी वजह से उसे घर के लिए निकलने में थोड़ा लेट हो जाता है। इधर जब ली को ये बात पता चलती है तो वो उसे मैसेज करके घर जल्दी पहुंचने को कहते हैं क्योंकि उन्हें भी घर पहुंचने में थोड़ा लेट होगा और अब मौसम भी खराब होने लगा था। इसके बाद जिनी तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके दोस्त उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और फिर यहाँ से अपने स्टेशन तक की जर्नी वो अकेले ही पूरी करती है। अपने स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो वहां से पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। इसी बीच तेज बारिश होने की वजह से रास्ते पर भी बहुत ही कम लोग नजर आते हैं। यहीं हम देख पाते हैं कि एक व्हाइट कलर की वैन जिनी का पीछा कर रही है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में रुककर उस वैन की तरफ देखती है तो तुरंत ही उस वैन का रूट चेंज हो जाता है, जिससे जिनी को लगता है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। इधर जब देर रात उसके फादर अपने घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिनी अब तक घर पर नहीं आई। वो अपने घर में ही इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन जिनी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। वो तुरंत ही जिनी के फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि हमने उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दिया था और उसके बाद उनमें से किसी की भी जिनी से कोई बात नहीं हुई। तो ली उसे ढूंढने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी ली को अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती। इसके 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि काफी सारे पुलिस वाले एक तालाब के किनारे खड़े थे। दरअसल इन लोगों को खबर मिली थी कि 15-16 साल की किसी लड़की की डेड बॉडी इस तालाब में मिली है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जोंग अपने जूनियर के साथ इस डेड बॉडी को देखने के लिए आता है। ये डेड बॉडी असल में ली की बेटी जिनी की ही थी, जिसे प्लास्टिक में कवर करके यहाँ फेंका गया था। जोंग अपने जूनियर से कहता है कि इस लड़की को मरे अभी शायद 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, वरना ये डेड बॉडी इस तालाब में आसानी से डूब जाती। तो बेहतर होगा कि हम पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुरंत ही मिसिंग रिपोर्ट चेक करें। उसमें हमें इस लड़की के बारे में कुछ न कुछ डिटेल जरूर मिल जाएगी। कुछ घंटों बाद ली को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जाहिर है कि उनमें से एक मिसिंग रिपोर्ट ली ने भी लिखवाई थी। ली जब इस डेड बॉडी की पहचान करता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक फादर के लिए ये वाकई में बहुत मुश्किल भरा होता है कि वो अपने बच्चे को इस हाल में देखे। वो जिनी को अपनी गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पुलिस ऑफिसर जोंग उसे किसी तरह से संभालता है। फिर वो ली से उसकी बेटी और उसके दोस्तों के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करने लगता है। ली उससे पूछता है कि आखिर उसकी बेटी की मौत हुई कैसे। जोंग कहता है कि इस बात का जवाब हमें पोस्टमार्टम होने के बाद ही मिलेगा। इसके कुछ घंटों बाद जिनी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जोंग को पता चलता है कि जिनी को उस तालाब में फेंकने से पहले ही गला दबा के मार दिया गया था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उसे मारने से पहले 1 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। ऑफिसर जोंग ली से मिलकर उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन फिर भी वो जिनी की मौत का असली कारण उसे नहीं बताते, क्योंकि जाहिर है कि एक फादर के लिए अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ सुन पाना बहुत मुश्किल होगा। ली अब इतनी बुरी तरह से टूट चुका था कि वो इन सब के पीछे खुद को भी जिम्मेदार मानने लगा था। वो जोंग से कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी को खुद पिक करने के लिए जाता तो शायद ये सब कभी ना होता। जोंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। असल में इस दुनिया में कुछ ऐसे साइकोपाथ हैं जिनके लिए दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं। जाने से पहले जोंग उसे अपना कार्ड देता है और भरोसा दिलाता है कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ लेंगे। फिर अगले दिन जोंग अपने असिस्टेंट के साथ फिर से उसी तालाब के पास जाता है जहाँ इनको जिनी की बॉडी मिली थी। थोड़ी बहुत देर यहाँ जांच पड़ताल करने के बाद जोंग कहता है कि वो क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है, तो अगर उन क्रिमिनल्स का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में आकर उस मेट्रो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। इन फुटेज में जिनी उनको मेट्रो स्टेशन से जाते हुए नजर आती है और यहीं इनकी नजर व्हाइट कलर की एक वैन पर भी पड़ती है जो काफी पहले से उस मेट्रो स्टेशन के पास ही खड़ी हुई थी। इन फुटेज को जूम करके देखने पर इन्हें काफी हद तक ड्राइवर का चेहरा दिख जाता है। इन्हें डाउट होता है कि शायद इस लड़के के थ्रू इन्हें जिनी के बारे में कुछ पता चल सके। फिर अगले दिन 2 पुलिस वालों को उस वैन वाले लड़के के घर पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है। इस लड़के का नाम है लियो और यही उस रात उस वैन को चला रहा था। पुलिस वालों को यहाँ देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत ही अपने वैन की सफाई करने लगता है। इसी बीच उसे जिनी का फोन मिलता है, जिसे वो तुरंत ही अपने पॉकेट में रख के अपने कमरे में चला जाता है। वो पुलिस वाले लियो के फादर से कुछ सवाल जवाब करके यहाँ से चले जाते हैं। लियो इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ था और यहीं फ्लैशबैक में हमें उसके डर का कारण दिखाया जाता है। उस रात लियो अपने 2 दोस्तों के साथ मेट्रो के बाहर वैन में बैठा हुआ था।
जिनी को उस स्टेशन से बाहर आता देख लियो के वो दोनों दोस्त उसे ही अपने आज का टारगेट बनाते हैं। ये तीनों उस वैन से काफी दूर तक जिनी का पीछा करते हैं और फिर किसी सुनसान जगह पर पहुंचकर वो दोनों जिनी को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इन दोनों में से एक लड़के का नाम है टॉम और दूसरे का राइजो। ये तीनों जिनी को अपने साथ लेकर टॉम के घर पर पहुंचते हैं। इस कमरे के सेटअप को देखकर हमें पता लगता है कि ये लोग बहुत बड़े वाले कमीने हैं। इन लोगों का इरादा जिनी के साथ सिर्फ रेप करने का नहीं था, बल्कि ये लोग इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी करने वाले थे। इसी बीच लियो के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है। वो लियो से वैन लेकर तुरंत ही घर वापस आने को कहते हैं। लियो उन लड़कों से कहता है कि उसे तुरंत ही घर वापस जाना होगा, तो इस पर ये लड़के लियो के साथ मारपीट करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के लियो के दोस्त नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के डर की वजह से लियो को इनकी बात माननी पड़ती है। लियो इन दोनों से उम्र में छोटा है और वो आए दिन उसे मारते पीटते रहते हैं। यही वजह है कि उसे ना चाहते हुए भी इन दोनों लड़कों का साथ देना पड़ता है। लियो के यहाँ से जाने से पहले ये दोनों उसे धमकी देते हैं कि वो किसी से भी इस बारे में कुछ ना बताए, क्योंकि वैसे भी उस वैन को लियो चला रहा था, तो अगर ये दोनों पकड़े गए तो लियो का नाम भी उसमें आ जाएगा। इन दोनों लड़कों की ये सारी शर्तें मानकर लियो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली अभी भी अपनी बेटी की मौत के गम से उबर नहीं पा रहा है। वो मेट्रो से उन सारी जगहों पर जाता है जहाँ उसकी बेटी जाया करती थी। इसी दौरान एक पेट शॉप के सामने पहुंचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह उसकी बेटी जिनी उससे एक डॉगी दिलाने की रिक्वेस्ट किया करती थी। इधर न्यूज चैनल में जिनी के मौत की खबर दिखाई जाती है, तो लियो इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लियो को उस रात ऐसा लगा था कि वो दोनों लड़के उसके साथ दुष्कर्म करके उस लड़की को छोड़ देंगे। वो टॉम और राइजो से मिलकर कहता है कि तुमने उस लड़की को मारकर बहुत गलत किया, लेकिन बदले में हर बार की तरह इस बार भी उन दोनों से उसे मार ही खानी पड़ती है। ये दोनों उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं। लियो इन दोनों लड़कों से बहुत डरता है, इसलिए वो पुलिस में भी इनकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता। और इसकी एक वजह यह भी है कि उन दोनों लड़कों की उम्र 18 साल से कम है, तो अगर पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ भी लिया तो कुछ खास सजा नहीं होने वाली। लेकिन फिलहाल वो अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहा था, तो वो फैसला करता है कि इस बारे में जिनी के फादर को जरूर बताएगा। यही सब सोचकर वो जिनी के फोन से उसके फादर को मैसेज करता है, जिसमें उसकी बेटी की हत्या करने वाले उन दोनों लड़कों का नाम लिखा था, और साथ ही साथ वो इसमें टॉम के घर का एड्रेस भी दे देता है, जहाँ पर वो दोनों लड़के अपने घिनौने काम को अंजाम दिया करते थे। इसके बाद वो इस फोन को ऑफ करके उस तालाब में फेंक देता है जहाँ जिनी की डेड बॉडी मिली थी। इसलिए जब ली उस नंबर पर कॉल बैक करता है तो वो बंद आता है। ली इस बात को अब काफी हद तक समझ चुका था कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए वो फैसला करता है कि अपनी बेटी की मौत का बदला वो खुद ही लेगा। इसके बाद वो टॉम के उस हाइड आउट पे पहुंचता है जिसके बारे में लियो ने उसे बताया था। टॉम ने यहाँ बाहर ही इसकी चाबी छुपा रखी थी, जिसको ली आसानी से ढूंढ लेता है। फिर वो अंदर जाकर इधर उधर तलाशी लेने लगता है, तो यहाँ उसे अपनी बेटी जिनी का बैग मिलता है। इसी दौरान टॉम भी इस घर में आ जाता है, तो उसकी आहट सुनकर ली एक जगह पर छुप जाता है। टॉम फोन पर किसी से बातें करते हुए कह रहा था कि वो बहुत जल्द कुछ नए वीडियोज उनको देने वाला है। इसी दौरान वो अपने कंप्यूटर को ऑन करके एक वीडियो देखने लगता है। ली भी यहाँ छुपकर देखता है कि ये असल में उसकी बेटी जिनी का ही वीडियो है, जिसको उन दोनों कमीनों ने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तो ली के सब्र का बांध अब टूट पड़ता है। वो तुरंत ही टॉम पर हमला करते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम किस तरह के लोग हो जो इतना घटिया काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इन दोनों के बीच यहाँ थोड़ी बहुत देर तक फाइट चलती है, और इसी दौरान ली के हाथ में एक बेसबॉल बैट लग जाता है। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के इस बैट से पीट पीट कर टॉम को जान से मार देता है। यहाँ पर उसे टॉम के क्राइम पार्टनर राइजो का भी फोटो मिल जाता है, जो असल में ली का अगला टारगेट होने वाला था। तो यहाँ से जाने से पहले वो इस फोटो को भी अपने पास रख लेता है, और साथ ही वो यहाँ से एक फ्लैश ड्राइव भी उठा लेता है जिसमें कुछ वीडियो एविडेंसेस मौजूद थे। इधर पुलिस वालों को भी टॉम के अड्डे के बारे में पता लग चुका था। वो उसे ढूंढते हुए जब यहाँ पर आते हैं तो उनके यहाँ टॉम की लाश लगती है। वो उसके कंप्यूटर को ऑन करके देखते हैं तो उन्हें जिनी के साथ साथ कुछ दूसरी लड़कियों के भी वीडियो मिलते हैं। इस कमरे की यह हालत और टॉम की डेड बॉडी देखने के बाद ऑफिसर जॉन्ग ये समझ जाता है कि जरूर ये काम जिनी के फादर ली ने ही किया होगा। वो पुलिस स्टेशन वापस आकर अपनी टीम से कहता है कि इससे पहले कि ली उन बाकी लड़कों को भी मार दे, हमें राइजो के साथ साथ ली को भी ढूंढना होगा। इसके बाद लियो को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो अभी भी इतना डरा हुआ था कि इनको कुछ भी बताना नहीं चाहता था। लेकिन ऑफिसर जॉन्ग उसे समझा बुझाकर इस केस के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो अब तक लियो को पता थी। पूछताछ करने के बाद लियो को इस शर्त पर छोड़ दिया जाता है कि वो आगे भी इस केस में पुलिस की मदद करेगा। पुलिस वालों को राइजो की फैमिली के बारे में भी पता लग चुका था। उसके पेरेंट्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। राइजो का बाप एक अमीर आदमी है जिसने अपने बेटे को बिगाड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस वालों से उसके बारे में ये सब कुछ जानने के बाद राइजो के बाप उसकी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय पुलिस वालों से कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, तो बजाय इस बात को आगे बढ़ाने के बेहतर होगा कि आप कुछ पैसे वैसे लेकर इस केस को रफा दफा करो। और वैसे भी राइजो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, तो कुछ खास सजा तो उसको होने वाली है नहीं। ऑफिसर जॉन्ग को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और तुमने अपने बेटे की परवरिश भी बहुत घटिया ढंग से की है। चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वो राइजो को सजा दिलाकर रहेगा।
जब राइजो का फादर यहाँ से जाने लगता है तो तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। असल में इस आदमी की बेटी के साथ भी टॉम और राइजो ने दुष्कर्म किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के डर से वो पुलिस में इसकी कंप्लेन नहीं कर पाई और इसी वजह से एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। जोंग उन दोनों को अलग करके उस आदमी को समझाता है कि बहुत जल्द पुलिस उन क्रिमिनल्स को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देगी। इधर दूसरी तरफ ली पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेटी के हत्यारों से खुद ही बदला लेने के प्लान पर काम कर रहा है। वो शहर से दूर एक ऐसे टाउन में जाता है जहाँ राइजो और टॉम का अक्सर आना जाना हुआ करता था। वो जानता है कि होटल में रहना उसके लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए वो लोकल में रहने वाली किसी लेडी से मिलकर अपने लिए एक रूम की रिक्वेस्ट करता है। ये औरत उसे अपने घर में एक ऐसा कमरा दे देती है जो पिछले काफी समय से बंद ही पड़ा था, लेकिन ली को तो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही रहना था, इसलिए कमरे की हालत उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। यहाँ पहुंचते ही वो तुरंत अपने काम पर लग जाता है। इसके लिए वो टॉम के घर पर मिले उस फ्लैश ड्राइव के वीडियोस देखने लगता है ताकि इसके अंदर उसे राइजो के बारे में कुछ सुराग मिल सके। इन वीडियोस में उसे एक छोटा सा हिंट मिलता है, यानी कि वो रिपेयरिंग शॉप जहां वो दोनों अपनी बाइक रिपेयर के लिए जाया करते थे। फिर वो अगले ही दिन उसका पता लगाने के लिए वहां पहुंच जाता है। उस वर्कशॉप में काम करने वाले एक आदमी को राइजो का फोटो दिखाते हुए ली उसके बारे में पूछता है, लेकिन ये आदमी काफी अड़ियल था, तो वो उसे राइजो के बारे में कुछ भी नहीं बताता और साथ ही साथ वो ली की इंसल्ट भी करता है। फिलहाल ली इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, तो वो इस लटकन को इग्नोर करके शॉप के मालिक को मिलने को जाता है। इस शॉप ओनर से मिलने के बाद इससे पहले कि वो राइजो के बारे में उससे कुछ पूछ पाता, ली को वहां पर एक सीडी नजर आती है जिसमें उसकी बेटी जिनी के साथ साथ उस मेट्रो स्टेशन का भी नाम लिखा हुआ था जहां से उस रात ली की बेटी को किडनैप किया गया था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यही वो आदमी है जो इस पूरे रैकेट को चलाता है और टॉम और राइजो इसी आदमी को बेचने के लिए उन वीडियोस को बनाया करते थे। इन लोगों से थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद ली के हाथ इस शॉप ओनर की गन लग जाती है। ये शॉप ओनर डर के मारे उसे राइजो के सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देता है। फिर ली इसे खत्म करके तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीवी में ली के बारे में न्यूज दिखाई जा रही है कि किस तरह एक आदमी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए अपराधियों को मार रहा है। वो लेडी भी इस न्यूज को देख लेती है जिसके यहाँ फिलहाल ली ठहरा हुआ था। फिर रात को जब ली घर पहुंचता है तो वो उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन फिर ली से इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के बाद उसका दिल पिघल जाता है, इसलिए वो उसे कुछ दिन और यहाँ रुकने की इजाजत दे देती है। इधर पुलिस वालों को भी राइजो के उस सीक्रेट हाइड आउट के बारे में पता लग चुका था। ये जगह असल में एक बहुत पुराना होटल है जहाँ ज्यादातर इलीगल काम करने वाले लोग ही जाया करते हैं। पुलिस वालों के साथ साथ ली भी उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ रास्ते में पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग कर रही थी, तो ये लैंड ऑनर लेडी ली की मदद करते हुए उसे काफी दूर तक छोड़ देती है। फिर एक जगह पहुंचकर ली उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि आगे पुलिस का पहरा और भी ज्यादा होने वाला था। इसके बाद वो जंगलों के रास्ते उस हाइड आउट की तरफ बढ़ने लगता है। इधर पुलिस वाले उस जगह पर ली से पहले ही पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो बहुत ही डरी हुई हालत में थी। इस लड़की से जोंग को पता चलता है कि राइजो ने उसे यहाँ पर किडनैप करके रखा है और वो यहाँ से भागने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि राइजो ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने पुलिस में कंप्लेन की तो वो उसका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। ऑफिसर जोंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाती। इसी बीच हम देखते हैं कि राइजो भी जंगल के रास्ते होते हुए अपने उस अड्डे की तरफ जा रहा था। फिर वो एक जगह रुककर उस बंधक लड़की को फोन करता है ताकि ये पता कर सके कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है, और ये लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो पुलिस वालों की मदद करने के बजाय फोन पर चिल्लाकर राइजो से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। राइजो अपनी बाइक स्टार्ट करके तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहीं कहीं रास्ते में ली भी एक गन लेकर उसका इंतजार कर रहा था। ली की चलाई हुई गोली से राइजो तो बच जाता है, लेकिन उसकी बाइक बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो वो पैदल ही जंगल के रास्ते यहाँ से भागने लगता है। ऑफिसर जोंग भी ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो राइजो के बजाय ली का पीछा करने लगता है और इसी का फायदा उठाकर राइजो यहाँ से बचकर भागने में कामयाब होता है। फिर एक जगह पहुंचकर जोंग ने लगभग ली को पकड़ ही लिया था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे जाने देता है, शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को अंदर से मानता है कि ली अपना बदला लेने के लिए जो भी कर रहा है वो कुछ हद तक ठीक ही है। राइजो इस बात को जानता था कि इस समय उसके फादर से कांटेक्ट करना सेफ नहीं रहेगा, इसलिए वो लियो से कांटेक्ट करके उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। वो लियो को मिलने के लिए अगले दिन किसी मेट्रो स्टेशन के पास बुलाता है। पुलिस भी इन दोनों के बीच की बातचीत को सुन रही थी, तो यानी कि लियो की मदद से ही पुलिस वाले राइजो को पकड़ने वाले हैं। लेकिन लियो को ना तो पुलिस वालों पर ज्यादा भरोसा था और ना ही इस देश के कानून पर, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहता था। वो ली को मैसेज करके पुलिस वालों की प्लानिंग और उस लोकेशन के बारे में बता देता है जहाँ वो कल राइजो से मिलने वाला है, बस इसी उम्मीद से कि ली उसे मार के राइजो के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर अगले दिन लियो उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस में यहाँ आसपास ही छुपे हुए थे। कुछ ही देर बाद यहाँ राइजो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन लियो उसे पैसे देने के बाद अपनी घबराहट को छुपा नहीं पाता और इसी वजह से राइजो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और पुलिस वालों ने उसे घेर रखा है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो लियो को घायल करके यहाँ से भाग निकलता है। यहीं हम देखते हैं कि ली भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और राइजो पुलिस से बचने के लिए उसके ही डायरेक्शन में भाग रहा था।
आखिरकार ली के हाथों राइजो पकड़ा जाता है। फिर उसकी अच्छे से पिटाई करने के बाद ली उसके ऊपर गन तान देता है। अपनी आंखों के सामने मौत को खड़ा देख राइजो काफी ज्यादा डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए ली से माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो ली के सामने ये कस्में खाने लगता है कि सारे बुरे काम छोड़ देगा। इसी बीच जोंग भी बाकी पुलिस वालों के साथ यहाँ पहुंच चुका था। जोंग ली को समझाता है कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले, लेकिन ली यहाँ आखिरी बार अपनी बेटी को याद करते हुए ट्रिगर दबा देता है। निशाना थोड़ा सा चूक जाने की वजह से ये गोली राइजो की एक आंख में जाकर लगती है। इधर जोंग का असिस्टेंट भी ली के ऊपर गोली चला देता है, जिस वजह से यहाँ पर राइजो की जान बच पाती है। हॉस्पिटल ले जाते समय ली की तो मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों की वजह से राइजो बच गया था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि राइजो और उसकी गैंग के इस सीरियस क्राइम को देखते हुए चाइना के कानूनों में काफी बदलाव किए गए और इस नए कानून के तहत 12 साल या उससे बड़ी उम्र का कोई भी इंसान अगर क्राइम करता है तो उसको भी एज एन एडल्ट ही ट्रीट किया जाएगा। और इसी वजह से 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार राइजो को 15 साल की सजा सुनाई जाती है। ऑफिसर जोंग को आज भी ली के मरने का बहुत अफसोस है और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मानते हैं कि अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ली ने जो कुछ भी किया वो काफी हद तक ठीक ही था। और इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।